नमस्कार, दोपहर के 3 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। गुजरात की खबरों का रुख करेंगे। कच्छ में बाढ़ के बीच एक घर में 14 लोग फंस गए हैं। भारी बारिश के बाद नदी का पानी घर में घुस गया है, जिसके बाद इन लोगों को निकलने का मौका नहीं मिला है। सभी घर में कैद होकर रह गए हैं, जिसके बाद निगम की टीम वहां पहुंच गई और सभी को निकालने का काम शुरू किया गया। राहत बचाव टीम ने रस्सी के सहारे घर में फंसे लोगों को काफी मेहनत के बाद बाहर निकाला। मकान में घुसा बाढ़ का पानी और उसके बाद देखिए कैसे गांव के ही लोगों को रेस्क्यू करने के लिए आना पड़ा है। तो ये तस्वीरें गुजरात के कच्छ की, जहां पर मॉनसून के दौरान बाढ़ के हालात बनते दिख रहे हैं। गुजरात के कच्छ में बाढ़ के बीच एक घर में 14 लोग फंसे हुए हैं। भारी बारिश के बाद नदी का पानी गांव में घुस गया है, जिसके बाद इन लोगों को निकालने का मौका ही नहीं मिला। और देखिए जहां तहां नजर आपकी जाएगी, घर दिखेंगे पानी में डूबे हुए या फिर सिर्फ पानी नजर आएगा, जिसके बाद निगम की टीम वहां पहुंच गई है और सभी को निकालने का काम शुरू हुआ है। राहत बचाव टीम ने रस्सी के सहारे घर में फंसे लोगों को काफी मेहनत के बाद बाहर निकाला है। तो गुजरात के कच्छ की ये तस्वीरें, जिसमें बुजुर्ग भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, और ये लगातार तस्वीरें बता रही हैं कि गुजरात के कच्छ में लोग कितना परेशान हैं इस बाढ़ के बाद। बुजुर्गों को, खास तौर पर बच्चों को जल्द से जल्द इस जगह से निकालने की कोशिशें जारी हैं। 14 ऐसे लोग थे जो इस दौरान फंस गए थे, जिनका रेस्क्यू किया गया है। बाढ़ के बीच फंसी इन 14 जानों को समय रहते निकाल लिया गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। अगली तस्वीर झारखंड के पलामू में दूल्हा और दुल्हन की है, जहां कार के भीतर बैठे ये दूल्हा दुल्हन बाढ़ के पानी में बह गए। कार करीब आधा किलोमीटर दूर तक चलती रही, या यूं कहें कि बहती चली गई, लेकिन इस बीच किसी तरह गांव के लोगों की नज़र कार पर पड़ गई, जिसके बाद वहां लोग जमा हुए और दूल्हा दुल्हन को बचाने की कोशिश शुरू हो गई। गांव वालों ने रस्सी की मदद से दूल्हा दुल्हन और कार ड्राइवर को सही सलामत बचा लिया। हादसा रविवार का है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। तो बहुत ही खतरनाक तस्वीरें। एक ऐसा दिन जो सबकी ज़िंदगी में इंतज़ार का दिन होता है, लेकिन ये इंतज़ार का दिन कितनी बड़ी दहशत का दिन साबित हो सकता है, ये इन दूल्हा दुल्हन से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। झारखंड के पलामू की ये तस्वीरें। दूल्हा दुल्हन गाड़ी में सवार थे, गाड़ी चल रही थी, ड्राइवर भी उसमें मौजूद था जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। अचानक से बाढ़ के पानी में ये दूल्हा दुल्हन फंस गए, फिर समय रहते इन दूल्हा दुल्हन को बचा लिया गया। तो दूल्हा दुल्हन जो कि एक खुशी का दिन मनाने के लिए निकले थे, लेकिन उनके लिए सबसे बड़े डर के दिन में ये कैसे बदल गया, ये पलामू में आई इस बाढ़ के बाद समझा जा सकता है। इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि बाढ़ के हालात बन गए, और उसके बाद लोगों को कोई टीम नहीं पहुंची। वहां जो मौजूद लोग ही थे, उन्होंने ही समय रहते एक्शन दिखाया और फिर इन दूल्हा दुल्हन को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मध्य प्रदेश के सिंगरौली की अगली तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां नदी के तेज बहाव के बीच 4 बच्चे फंस गए। चारों बच्चे नदी की धार के बीच करीब 5 घंटे तक फंसे रहे, जिनकी खबर मिलने के बाद प्रशासन की टीम वहां पहुंच गई और बच्चों को पानी के बीच से निकालने की कोशिशें शुरू हुई। रस्सी की मदद से प्रशासन की टीम ने काफी मशक्कत के बाद बच्चों को नदी से बाहर निकाला। बताया गया कि सभी मछली पकड़ने के चक्कर में नदी में बीच में जाकर पहुंच गए थे, और फिर ये तस्वीरें सामने आई। मध्य प्रदेश के सिंगरौली की तस्वीरें, जहां मछली पकड़ने की वजह से ये बच्चे फंस गए, और उस फंसने के बाद आनन फानन में लोगों की मदद के जरिए इन बच्चों को बचाया गया। 5 घंटे लग गए इन बच्चों को बचाने में। 4 बच्चे नदी की धार के बीच करीब 5 घंटे फंसे रहे, और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो बच्चे वहाँ फंसे हैं। एक छोर से दूसरी छोर नज़र डालिए, ये बच्चे धारा के बीच में फंस गए थे। लहरें इतनी तेज़ आई कि संभलने का मौका नहीं मिला। प्रशासन की टीम वहां पहुंची और बच्चों को पानी के बीच से निकालने की कोशिशें तेज हुई। रस्सी की मदद से प्रशासन की टीम ने काफ़ी मशक्कत की और बच्चों को नदी से बाहर निकाला। सभी बच्चे, ये देखिए, ये 4 बच्चे हैं जो मछली पकड़ने के लिए गए थे, लेकिन इन्हें शायद एहसास नहीं होगा कि कितनी बड़ी मुश्किल से निकलकर सामने आए हैं।
बच्चे थे ईशु, प्रिंस, अशोक और नवनीत। ये लगभग 10 साल से कम उम्र के हैं। ये मछली पकड़ने गए थे, जो रोज़ाना की तरह ये जाते थे मछली पकड़ने। तो उसी कारण से अचानक बाढ़ आ गई जिसमें ये फंस गए थे। तो हमारी पुलिस की तत्काल पुलिस मौके पर आई, एसडीआरएफ की टीम आई और लोकल स्थानीय ग्रामीणों की मदद से इनको रेस्क्यू करके निकाला गया। अभी सब बच्चे ठीक हैं, अच्छे स्थिति में हैं। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं और सड़कें पुल पानी में डूब चुके हैं। गरियाबंद जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से महानदी खतरे के निशान के ऊपर चल रही है और जिससे कई छोटी नदियों का पानी भी पुल के ऊपर बहने लगा है, जहां लोगों को अपनी जान आफत में डालकर आना जाना पड़ रहा है। तो छत्तीसगढ़ में नदियां उफान पर हैं, लेकिन गरियाबंद की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। दरअसल सड़कें, पुल सब कुछ पानी में डूब चुके हैं। गरियाबंद जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। महानदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिससे कई छोटी नदियों का पानी भी पुल के ऊपर बहने लगा है, जहां लोगों को अपनी जान आफत में डालकर कुछ इस तरह से रास्ता पार करना पड़ रहा है। देखिए, सड़क से गुजरते दुपहिया वाहन जो कभी भी किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं, लोग वहां से गुजर रहे हैं, वो भी कभी भी अगर बहाव तेज हुआ तो उस बहती धारा के साथ कहां चले जाएंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो महानदी में बहुत ज़्यादा है पानी का प्रवाह और इसी वजह से जो छोटी नदियां हैं उनके ऊपर बने पुल पर जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से पानी से लबालब हैं। लोग गुजर तो रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से रिस्क पर अपनी जान को जोखिम में डालकर ये बच्चे भी इसी तरह से यहाँ सड़क पार करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि कोई भी हादसा किसी भी वक्त हो सकता है। वहीं छत्तीसगढ़ के बालोद में भी आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पिछले 24 घंटों में 200 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से नदी उफान पर जाने से पान गांव की तरफ जाने वाली जो सड़क है वो डूब गई है और वहीं गुरूर में नदी के ऊपर बने पुल का आधा हिस्सा पानी में बह जाने की वजह से 200 गांवों का संपर्क टूट गया है। तो छत्तीसगढ़ के बालोद की तस्वीरें हैं, 200 गांवों का संपर्क टूटा है। सोचिए किस तरह से बारिश के पानी ने यहां तबाही का हाल कर दिया है कि 200 लोगों से, 200 गांवों से कनेक्शन कट है और उन 200 गांव में रहने वाले लोगों से किसी तरह का संपर्क नहीं है। देश की राजधानी से खबर है, जहां एक कोर्ट परिसर में एक कमरे में 38 साल की महिला के साथ कथित रूप से बलात्कार का मामला सामने आया है। पुलिस ने सोमवार को ये जानकारी पुलिस को दी। पुलिस के मुताबिक सोमवार को इस घटना के संबंध में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला ने बयान में आरोप लगाया कि निचली अदालत के कर्मचारी ने अदालत के कमरे में उससे बलात्कार किया। पुलिस के मुताबिक महिला का मेडिकल करवाया जा चुका है। तो ये इस वक्त खबर आ रही है राजधानी से, जहाँ पर जानकारी ये आ रही है कि एक महिला जिसकी उम्र 38 साल है, कोर्ट परिसर में उसके साथ ये आरोप है कि बलात्कार हुआ है और पुलिस ने सोमवार को ये जानकारी दी है। पुलिस के मुताबिक सोमवार को ये घटना हुई है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला ने बयान में आरोप लगाया कि निचली अदालत के कर्मचारी ने अदालत के कमरे में उससे बलात्कार किया। सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे बच्चों के लिए बहुत जरूरी खबर। सीबीएसई की परीक्षा पर सरकार कल शाम तक कोई फैसला ले सकती है। सरकार को तय करना है कि बची हुई परीक्षाएं जुलाई में होंगी या बिना परीक्षा के ही प्री बोर्ड एग्जाम के आधार पर पास किया जाए। सरकार के वकील तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि चर्चा चल रही है, बुधवार शाम तक फैसला किया जा सकता है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी है। तो सीबीएसई बची हुई परीक्षाएं जुलाई में करवाना चाहता है, लेकिन कोरोना की वजह से कई अभिभावकों ने कोर्ट में परीक्षाएं रद्द करने की मांग की थी। एहतिशाम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एहतिशाम, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी परीक्षाओं को लेकर चिंतित है, लेकिन उम्मीद अब बंधी है कि अब क्या होगा, एक क्लियर विजन उन देश के छात्रों को मिलेगा जो सीबीएसई बोर्ड से जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, बहुत वक्त से बच्चे इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार इस पर कोई निर्णय ले और कल से लगातार इस पर मीटिंग चल रही है मानव संसाधन मंत्रालय में
और आज जैसा कि जानकारी दी गई कोर्ट में कि अभी इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया जा सका है और सरकार इस पर पूरी चर्चा कर रही है, क्योंकि हर पहलुओं को देखकर ही कोई फैसला लिया जाएगा। तो लिहाजा कल शाम तक लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। कल शाम तक सरकार कोई निर्णय ले लेगी और फिर परसों कोर्ट को बताएगी कि क्या परीक्षा होगी या फिर उसे रद्द किया जाएगा। अच्छा, इसमें दो बातें हैं। एक तो सरकार कल अपना स्टैंड क्लियर करेगी, वहीं दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर गुरुवार तक के लिए सुनवाई को टाल दिया गया है। तो अगर कोई भी डिसीजन सरकार का होता है तो वो सुनवाई पर किस तरह असर करेगा? देखिए, सब कुछ अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर ही निर्भर करता है। कल भले ही सरकार कोई फैसला ले ले, लेकिन वो फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है और सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि क्या होना है। तो सरकार चाहे कोई भी फैसला ले ले, ये अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट का होगा जब गुरुवार को इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश देगा। अच्छा, संभावना एहतशाम मौजूदा वक्त को देखते हुए किस बात की ज्यादा लग रही है कि प्री बोर्ड एग्जाम्स के आधार पर ही रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाए, या फिर हम देख रहे हैं कि अनलॉक 1 के बाद बहुत सारी चीजें ओपन हो रही हैं, तो हम क्या ये उम्मीद ज्यादा लगाएं कि बच्चों के एग्जाम्स हो सकते हैं? वो किन कंडीशंस के साथ होंगी, ये एक अलग बात है। देखिए, एग्जाम होने की संभावना मुझे लगता है कि कम है, क्योंकि अगर ऐसा करना होता तो अब तक सरकार कोई निर्णय ले ली होती। लेकिन चूंकि अभी चर्चा इसमें चल रही है तो सरकार इस बात को देख रही कि इतने बड़े पैमाने पर इतने सारे बच्चों को एक जगह जमा करना, और ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, पूरे देश में छोटे शहर भी हैं, गाँव भी हैं जहाँ पे एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें क्या सरकार इतनी फैसिलिटी दे पाएगी? ये चलिए ठीक है एहतशाम, आप लगातार नजर बनाए रखें, अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। इधर बिहार के नालंदा के गांव में सड़क निर्माण के काम में धांधली को लेकर कुछ किसान यहां के ग्रामीण विकास मंत्री के लोगों से भिड़ गए। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार सड़क निर्माण के काम का शिलान्यास करने पहुंचे थे, लेकिन किसानों ने गलत तरीके से सड़क बनने का आरोप लगाते हुए उनके लोगों से मारपीट कर खूब हंगामा किया। तो मंत्री के लोगों से भिड़े हैं ये लोग। बिहार के नालंदा की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर गांव में सड़क निर्माण के काम में धांधली को लेकर कुछ किसान यहां के ग्रामीण विकास मंत्री के लोगों से भिड़ गए हैं। और इस बीच खबर आ रही है राजस्थान के अलवर से, जहां जेल के डिटेंशन सेंटर से 4 बांग्लादेशी नागरिक फरार हो गए हैं। फरार हुए बांग्लादेशी नागरिकों की तलाश पुलिस जेल के नजदीक जंगलों में कर रही है और इनके लिए जंगल में ड्रोन कैमरों के साथ साथ डॉग स्क्वाड से भी मदद ली जा रही है। इस बीच जेल का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिनमें 4 बांग्लादेशी नागरिक पैदल ही जंगल की तरफ जाते दिख रहे हैं। तस्वीरों में देखा जा रहा है कि जेल की ओर से एक के बाद एक 3 लोग निकलते दिखे। बताया जा रहा है कि 4 बांग्लादेशी डिटेंशन सेंटर की दीवार रस्सी से फांदकर फरार हो गए। पुलिस को रस्सी लटकी हुई मिली, उसके बाद ही सीसीटीवी की फुटेज खंगाली गई। सीसीटीवी तस्वीरों से पता चला है कि 4 बाला किला के जंगल की तरफ जाते दिखाई दिए हैं। और कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र सरकार की मांग के बाद 15 जून से जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए चलाई गई लोकल ट्रेनों की आवाजाही के लिए रेलवे के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी आ गई है। इन ट्रेनों के जरिए हर दिन करीब 1.25 लाख यात्री सफर कर रहे हैं, जिनकी थर्मल स्क्रीनिंग से लेकर उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने तक की जिम्मेदारी रेलवे पर है, जो एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है। मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेनों के स्टेशनों पर बहुत कुछ बदल गया है और ये बदलाव कोरोना की वजह से हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ CSTM स्टेशन पर और आप देख सकते हैं कि एक ट्रेन यहाँ पर आई हुई है और इस ट्रेन में खास बात यह है कि जो पैसेंजर यहाँ पे उतरते हैं वो अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े लोग हैं, सरकारी महकमों से जुड़े लोग हैं और यहाँ पर देखिए जैसे उतरते हैं उन्हें बाकायदा RPF और जो है MSF के जो जवान हैं वो दिशा निर्देश देते हैं कि आखिर उन्हें किस तरह से उतरना है और बॉक्स जो बनाए गए स्टेशनों पर उसी बॉक्स के हिसाब से वहां पर टिकट की चेकिंग होती है। टिकट चेकर जो होते हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं, वो टिकट चेकिंग करते हैं। ये रेलवे के स्टाफ होते हैं जो कि गाड़ी को ऑपरेट कर रहे होते हैं। साफ तौर पर इनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है। मास्क लगाना, फेस शील्ड लगाना, तमाम जो चीज़ें होती हैं वो स्टाफ के द्वारा की जाती हैं। लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन पूरा चल रहा है उसमें रेलवे को
कड़ी चुनौती पेश आ रही है, क्योंकि जिस तरह से एक तरफ उन्हें अपने स्टाफ को सुरक्षित रखना है, दूसरी तरफ जो लोग यात्रा कर रहे हैं उनके भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करानी है, ताकि जो कोरोना है जो लगातार फैलता जा रहा है मुंबई और महाराष्ट्र में, वो स्टेशन परिसर में फैलने से जो है उसे रोका जाए। और खबर यह है कि मुंबई के मानखुर्द इलाके में कबाड़ के 5 गोदामों में भीषण आग लग गई है। बताया जा रहा है कि तेल के ड्रमों में भी आग लगी है। दमकल के मुताबिक आग में अभी किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग को बुझा लिया गया है। तो ये एक बड़ी खबर आपको मुंबई से हम दे रहे हैं, जहां पर मुंबई के मानखुर्द इलाके में कबाड़ के 5 गोदामों में भीषण आग लगी है। और ये जानकारी है कि तेल के ड्रमों में भी आग लगी है और दमकल विभाग के मुताबिक आग में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग को बुझा लिया गया है, ये भी जानकारी आ रही है। लेकिन जिस दौरान आग लगी थी, देखिए किस तरह का मंजर उस वक्त वहां पर था और आग के शोले उठ रहे थे और आसपास के इलाके में आग के धुएं से गुबार छा गया था। मुंबई के मानखुर्द इलाके के कबाड़ के 5 गोदामों में आग लगी है और ये आग लगने की जो जानकारी है वो अभी क्लियर नहीं है कि आखिर आग लगी कैसे। हालांकि ड्रम जो वहां रखे हुए थे वहां पर उसमें आग बहुत तेजी से फैली, जिसके बाद 5 गोदामों में आग लग गई। इधर एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक वीडियो सबको खूब लुभा रहा है, उनका ध्यान खींच रहा है, जिसमें वो खेतों में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में वो सिर पर साफा बांधे, हाथ में फावड़ा लिए पूरे किसान के अवतार में नजर आ रहे हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है और लिखा है डन फॉर द डे, यानी आज के दिन का काम पूरा हुआ, जिसे अब तक करीब 5 लाख से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। of its land, but Congress, I'm sorry to state, has surrendered its shame. ये बहुत ही दुखद विषय है। रोज सुबह आप लोग चालू हो जाते हैं, सरेंडर कर दिया, सरेंडर कर दिया, सरेंडर कर दिया। ये किस प्रकार की बात है? हमारे देश पर चाइना की कोई कब्जा नहीं किया हुआ है। इस बार जो स्टैंड ऑफ है, जिसमें बताया जा रहा है कि चीन ने कोई कब्जा कर लिया है, उस पर बहुत स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया है कि किस प्रकार लीगेसी इश्यूज हैं। 43,000 स्क्वायर किलोमीटर ये लीगेसी इश्यूज हैं, किंतु वर्तमान में जो स्टैंड ऑफ हुआ, जिसकी अभी डीएस्केलेशन की बात चल रही है, उसमें हमारे देश पर कोई कब्जा नहीं हुआ है। हां, अगर कब्जा हुआ है तो मां बेटे के मन के ऊपर 2008 के एमओयू के पश्चात हमें डर है, चीन का कब्जा हो चुका है। ऐसी क्या बात है? रोज आप देखते हैं सुबह उठते ही चीन को लेकर हिंदुस्तान के ऊपर आक्रामक हो जाना, सरेंडर सरेंडर सरेंडर। इनको ये सैडिस्टिक प्लेजर क्यों मिलता है? Why does the Congress want to derive some kind of sadistic pleasure when India, by showing that India is not performing well? भारत की आर्मी ठीक नहीं कर रही है, भारत की आर्मी और मिलिट्री ने सरेंडर कर दिया, हमारे कब्जे से जमीन चली गई है, भारत हार रही है, भारत के प्रधानमंत्री कमजोर हैं, वो सरेंडर कर रहे हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग करके कांग्रेस पार्टी जो एक अद्भुत प्रकार की खुशी अनुभव करती है, एक सैडिस्टिक प्लेजर अनुभव करती है, ये अपने आप में न केवल चिंतनीय है, अपितु ये दर्शाता है कि साजिश भी है, कहीं ना कहीं कुछ साजिश है। मैं टेलीविजन चैनल के सामने खड़ा हूं, 1 बजे 2 बजे आप टेलीविजन चैनल ऑन करते हैं तो एक सीरियल आता है एंटरटेनमेंट का हर टेलीविजन चैनल में, सास बहू और साजिश। सुबह 9 बजे टेलीविजन चैनल ऑन करिए आजकल तो मां बेटा और साजिश, मां बेटा और चाइना, चाइना को लेकर हर प्रकार का षड्यंत्र और साजिश देश के मिट्टी में जिस प्रकार से सोनिया जी और राहुल गांधी कर रहे हैं, यह बहुत ही दुखद है। आज बहुत लोग, मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर भी और जमीन पर आप लोगों से बात करेंगे तो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं और सोनिया जी को कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को कह रहे हैं कि देश पर कोई भी कष्ट होता है, देश पर कोई भी दुर्भाग्य आता है, उस दुर्भाग्य को एक प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल करके अपने बेटे राहुल गांधी का लॉन्च पैड बनाने की जो प्रयास कांग्रेस पार्टी करती है, ये बात नहीं चलेगी, ये उचित नहीं है। द कांग्रेस पार्टी शुड नॉट यूज द मिसफॉर्च्यून्स फॉलिंग ऑन आवर कंट्री लाइक कोरोना और इवन अ स्टैंड ऑफ विद चाइना एज अ रीलॉन्चिंग पैड ऑफ फॉलिंग कैरियर ऑफ मिस्टर राहुल गांधी। हर चीज में एक लॉन्च पैड ढूंढने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करती है, अपने
क्लाउन प्रिंस, आदरणीय अरुण जेटली जी ने कहा था राहुल जी के लिए, ही इज अ क्लाउन प्रिंस। क्लाउन प्रिंस को रिलॉन्च करने की जो कोशिश करती है, ये कोशिश ठीक नहीं है। बहुत दुखद है, आज हम सब हिंदुस्तानी, हम सब लोग, इसमें कोई पार्टी का विषय नहीं है, अपनी मुष्टिका बांध करके जब आर्मी के चीफ लेह गए हुए हैं, मोराल बूस्टिंग के लिए गए हुए हैं, हमारे आर्मी आज सख्त रूप से खड़ी है, संकल्प के साथ खड़ी है, शक्ति के साथ खड़ी है। ऐसे में मीटिंग करके आर्मी के मोरेल को डाउन करने की कोशिश करना, उसे घटाने की कोशिश करना, यह साजिश और षड्यंत्र से कम नहीं है। कोरोना को लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने कहा है, और आज आप अगर सीडब्ल्यूसी के स्टेटमेंट को देखेंगे, आप आज सोनिया गांधी जी की स्टेटमेंट को देखेंगे, तो स्टेटमेंट में कहा जाता है मिसफॉर्च्यून डज नॉट कम सिंगली, मिसफॉर्च्यून्स डू नॉट कम सिंगली, कि जो दुर्भाग्य होता है, यह दुर्भाग्य अकेले नहीं आता है। सोनिया जी, हमें दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी जैसी एक पार्टी दुर्भाग्य के ऊपर भी राजनीति करती है। कोरोना, आपने कोरोना के ऊपर एक पैराग्राफ लिखा है, क्या मोदी जी ने कोरोना का आविष्कार किया? क्या हिंदुस्तान में मोदी जी ने कोरोना को लाकर लोगों को संक्रमित किया? ये किस प्रकार की बातों से आपने आज कोरोना को लेकर देश पर आक्रमण किया है? आज हिंदुस्तान कोरोना के खिलाफ, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कोरोना के खिलाफ खड़ी होकर लड़ रही। इस पर जिस प्रकार की राजनीति आपने किया है, चाइना को लेकर अगर इंडिया की आर्मी के मनोबल को आप कम कर रही हैं सोनिया जी और राहुल जी, ठीक उसी प्रकार कोरोना पर जो स्टेटमेंट आपका है, आप कोरोना वॉरियर्स के हिम्मत को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं कोरोना पर राजनीति कर। आपने इकोनॉमिक पैकेज को लेकर राजनीति करने की कोशिश की है। सोनिया जी, बहुत स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी ये बताना चाहेगी आपको कि जहां तक इकोनॉमिक पैकेज का सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने मात्र 5 या 6% जीडीपी का यह डिमांड किया था कि हमें इस प्रकार का पैकेज दिया जाए, किंतु जो इकोनॉमिक पैकेज हिंदुस्तान की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने दिया है, वह आज 10% है जीडीपी का। 20 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान को पुनः खड़ा करने के लिए यह पैकेज दिया है। आप उस पर भी राजनीति कर रही हैं। संबित पात्रा, कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए कि पूरी तरह से कांग्रेस भारत सरकार के नहीं बल्कि पूरे देश के खिलाफ खड़ी है और कांग्रेस हर चीज़ में राजनीति ढूंढती है, चाहे वो कोरोना हो या फिर चीन के साथ सीमा विवाद हो। किसी तरह का सरेंडर भारत ने चीन के सामने नहीं किया है। आर्मी मिलिट्री पर सवाल उठाने पर भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी को घेरा है। चीन ने ज़मीन पर कोई कब्जा नहीं किया है, इस बात को भी उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया। मुंबई के उत्तरी इलाके में करीब 70 कोरोना मरीज लापता होने की खबर है। बीएमसी ने लापता हुए कोरोना मरीजों की तलाश के लिए मुंबई पुलिस में मदद मांगी है। बीएमसी अब पूरे मुंबई के लापता मरीजों की लिस्ट तैयार कर रही है। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि मुंबई में अब कोरोना के लापता मरीजों की संख्या बढ़ सकती है, तो बीएमसी तैयार कर रही है लापता मरीजों की लिस्ट। मुंबई में अभी तक 70 कोरोना पेशेंट्स लापता हैं। अब बीएमसी लगातार कोशिश कर रही है कि किसी तरह से पुलिस की मदद के जरिए इनको खोजा जाए। जो संबंधित वार्ड ऑफिसर्स बीएमसी के और पुलिस, ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं और इसके अंतर्गत जितने भी लोग जिनका टेस्ट पॉजिटिव आया है उन्हें ट्रेस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जो लिस्ट है ये पुलिस के साथ शेयर की जा चुकी है और इस लिस्ट के अंतर्गत जो भी लोग हैं उन्हें ट्रेस करके उन्हें प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर ट्रीटमेंट देने के बारे में बीएमसी की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। और देश में ज़्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज़्यादा हैं। सबसे ख़राब हालात महाराष्ट्र में हैं, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 1,35,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में दिल्ली नंबर 2 पर है, जहां पर कोरोना के मामले 62,655 हैं। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां कोरोना मरीज 60,087 हैं। गुजरात चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 27,000 को पार कर गया है। और 5वें नंबर पर राजस्थान है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 15,000 से ज्यादा है।
और कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 188 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में हैं, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत खराब हैं और ऐसे देशों में पहले नंबर पर है अमेरिका, जहां कोरोना के मरीज 23,11,000 से बहुत ज़्यादा हैं। वहीं ब्राज़ील दूसरे नंबर पर है, जहां मरीजों की संख्या 11,06,000 के पार पहुंच गई है। रूस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 5,91,000 के पार है। भारत चौथे नंबर पर है, जहां पर मरीजों का आंकड़ा 4,40,000 के पार हो गया है। वहीं ब्रिटेन पांचवें नंबर पर है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 3 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। भारत के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा अब तक 4,40,215 हो चुका है। वहीं इनमें 2,48,190 लोग भी ठीक हुए हैं, जबकि 14,011 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल भारत में कोरोना के 1,78,014 एक्टिव केस हैं। दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 90,79,452 पहुंच चुका है, जिनमें 45,13,310 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि 4,71,754 लोगों की मौत हुई है। वहीं दुनिया भर में फिलहाल कोरोना के 40,94,388 एक्टिव केस हैं। पेट्रोल डीजल के दामों की बात कर लेते हैं। इनके दाम 17वें दिन लगातार बढ़ोतरी की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 20 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं, जिसके बाद दाम 79 रुपये 76 पैसे प्रति लीटर हो चुके हैं। दिल्ली में डीजल की कीमत 55 पैसे लीटर तक बढ़ी है, जिसके बाद दाम 79 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। बहुत पड़ रहा है। आप समझ लीजिए कि ऑफिस आना जाना है, मेरा गाजियाबाद से गुड़गांव आना जाना है डेली का, और सैलरी भी कट हो ही रही है कहीं ना कहीं, और इसका फ़र्क तो पड़ता ही है। चाहे आप आम आदमी में ले लो, चाहे अमीर गरीब की कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर पेट्रोल तो पेट्रोल है, पैसे तो लगते ही हैं। पेट्रोल अब डीजल के बराबर हो गया तो दिक्कत तो आ रही है। हर दिन अप डाउन करना पड़ता है, ऊपर नीचे, और क्या बोलते हैं, अप डाउन करने पे अब मेरे को ऐसा लग भी रहा है कि आजकल ज़्यादा पेट्रोल भराना पड़ रहा है। कल परसों ही भराया था, फिर से आज भराना पड़ गया। और इधर यूपी के शाहजहांपुर में महिला ने छेड़छाड़ के आरोप में एक शख्स की पिटाई की है। महिला उस व्यक्ति के घर जाकर हंगामा करने लगी, जिसे देख लोगों की भीड़ जमा हो गई। महिला का आरोप है कि शख्स उसे कई दिनों से छेड़ रहा था, जिस पर उसका गुस्सा फूटा और महिला ने उसे चप्पल से मारना शुरू कर दिया। अरे भैया बहुत तंग कर रखा है। तो देश में इतने बड़े बड़े संकट हैं, लोग लगातार बीमारी से रिकवर करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जो अपनी संकीर्ण मानसिकता से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। हालांकि अभी तक ये आरोप है, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि एक महिला में बहुत गुस्सा है। और ये मामला पूरा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का है, जहां महिला ने छेड़छाड़ के आरोप में एक शख्स की पिटाई की है। महिला उस व्यक्ति के घर जाकर हंगामा करने लगी, जिसे देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। महिला का आरोप है कि शख्स उसे कई दिनों से परेशान कर रहा था, छेड़ रहा था। और इधर भोपाल में बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की तबीयत बिगड़ गई है। साध्वी प्रज्ञा पार्टी दफ्तर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रदर्शनी में पहुंची थी, जहां वो बेहोश हो गईं, जिससे बाद उनको कार्यकर्ताओं ने कुर्सी पर बिठाया और फिर कुछ देर तक इसी तरह की गहमा गहमी बनी रही। तो साध्वी प्रज्ञा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। भोपाल से सांसद, बीजेपी की सांसद हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, और उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। हालांकि उनका लंबी बीमारी के दौरान इलाज भी चला था। साध्वी प्रज्ञा पार्टी दफ्तर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रदर्शनी में पहुंची थी, जहां वो अचानक बेहोश हो गई। उसके बाद कार्यकर्ताओं ने उन्हें कुर्सी पर बिठाया। दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में आज सुबह एक ट्रक रिंग रोड से बीचों बीच में ही पलट गया, जिससे उस ट्रक में रखी चावल की सभी बोरियां सड़क पर गिर गईं। ट्रक चालक के मुताबिक वो फिरोजाबाद से अलीपुर जा रहा था। तभी चेकिंग के समय ट्रक को फ्लाईओवर के ऊपर रोका गया। हैंड ब्रेक में खराबी आने से वो ढलान पर फिसला और पलट गया। गनीमत ये रही कि उस दौरान कोई वाहन चपेट में नहीं आया, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। तो चावल की बोरियों से भरा ट्रक पलट गया। दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में एक ट्रक आज सुबह अचानक पलट गया
आप देख सकते हैं इस बीच सड़क पर ये जो रिंग रोड है इस पर ये ट्रक पलटा हुआ है और इसमें लगभग 5 टन के आसपास चावल था। जो ट्रक के ड्राइवर के मुताबिक ये ट्रक वो फिरोजाबाद से आ रहा था और सुबह जब यहाँ पर पहुँचा तो चेकिंग के दौरान यहाँ पर ट्रक खड़ा किया गया था। इस ट्रक को देखकर आप देखिए इसमें से सारा जो चावल था, जो माल लाया गया था, वो सब सड़क पर बिखर गया क्योंकि ट्रक अचानक पीछे को आ गया है। उसका कहना है कि कोई वायर ऐसी टूट गई जिसकी वजह से हैंड ब्रेक काम करना बंद कर गए और उसकी वजह से ये पूरा ट्रक सड़क पर पलट गया, जिसकी वजह से जाम की कंडीशन यहाँ पर बन रही है। लेकिन दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने मुस्तैदी से तो जवान उस जगह पर खड़े किए जहाँ से लोगों को हटाया जा सके ताकि वाहनों को दूसरी सड़क की तरफ रुख करते हुए बढ़ाया जा रहा है ताकि लोग इस जाम का सामना ना कर सके। इस बीच बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर किया है। मारे गए दोनों आतंकी जैश के टॉप कमांडर थे। इस मुठभेड़ में एक सीआरपीएफ जवान शहीद हुआ है। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच पुलवामा के बदजू इलाके में मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बल ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है। माना जा रहा है कि अभी कुछ और आतंकी इस जगह पर छिपे हो सकते हैं। सुरक्षा बल ने पिछले 17 दिनों में 35 आतंकी मारे गए हैं। तो जम्मू कश्मीर के पुलवामा की तस्वीरें जहां जैश के टॉप कमांडर के ढेर होने की जानकारी, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर से ये जो अहम जानकारी आ रही है उसमें 2 आतंकियों को ढेर किया गया। जैश के ये आतंकी बताए जा रहे टॉप कमांडर। और एलओसी के पास घाटी के उरी में पाकिस्तान साजिश को नाकाम कर दिया गया। यहाँ एक गांव के नजदीक जिंदा रॉकेट मिलने की खबर से हड़कंप मचा था और मौके पर सेना और बम निरोधक दस्ते ने पहुंचकर रॉकेट के आसपास मौजूद लोगों को दूर किया, फिर सुरक्षित ब्लास्ट करके उसे नाकाम किया है। तो जम्मू कश्मीर के उरी की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक बड़ी कामयाबी मिली है। एलओसी के पास घाटी के उरी में पाकिस्तानी साजिश को नाकाम किया गया है। जम्मू कश्मीर में जैश के आतंकियों की गहरी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। इतना ही नहीं, सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ की आशंका भी जताई जा रही है। शनिवार को कठुआ के हीरानगर में मार गिराए गए ड्रोन और बरामद हथियारों के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने 4 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। ड्रोन को जांच के लिए चंडीगढ़ लैब भेजा गया है। सूत्रों का कहना है कि आतंकी हीरानगर और सांबा से घुसपैठ कर सकते हैं और जैश के आतंकी बड़ा हमला करने की फिराक में है। ऐसा माना जा रहा है कि हथियार ड्रोन के जरिए भेजे गए ताकि OGW के जरिए हथियार आतंकियों तक पहुंचाए जा सके।